आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, उस इतिहास की भूमिका से अनवरत प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो उस भूमिका का पूरा अध्ययन इस वीडियो में हम लोग करेंगे और यह देखेंगे कि उनसे संबंधित कोई अगर महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहा है तो उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में भी चर्चा हम लोग करते चलेंगे। ये मूल संस्करण है। मूल संस्करण की भूमिका में उन्होंने यह लिखा था। हिंदी के कवियों का एक वृत्त संग्रह शिव सिंह सेंगर ने 1833 ईस्वी में प्रस्तुत किया। तो पहला प्रश्न ये है कि शिव सिंह सेंगर ने 1833 ईस्वी में एक वृत्त संग्रह लिखा। उसके पीछे 1889 में जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन द्वारा मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान लिखा गया के नाम से एक वैसा ही बड़ा कविवृत्त संग्रह निकला। काशी की नागरी प्रचारणी सभा का ध्यान आरंभ में ही इस बात की ओर गया कि सहस्त्रों हस्तलिखित हिंदी पुस्तकें देश के अनेक भागों में राज पुस्तकालयों तथा लोगों के घरों में अज्ञात पड़ी हैं। अतः सरकार की आर्थिक सहायता से उसने सन 1900 से पुस्तकों की खोज का काम हाथ में लिया और सन 1911 तक। तो एक प्रश्न ये बन सकता है कि काशी की जो नागरी प्रचारणी सभा थी, उस नागरी प्रचारणी सभा ने पुस्तकों की खोज का जो कार्य आरंभ किया वो कब से कब तक किया भाई? तो 1911 से 1900 से 1911। और ये भी प्रश्न है कि कितने वर्षों तक किया? तो 11 वर्षों तक किया। ठीक। की खोज में अपनी 8 रिपोर्टों में सैकड़ों अज्ञात कवियों तथा ज्ञात कवियों के अज्ञात ग्रंथों का पता लगाया। तो कितनी रिपोर्टें निकाली? 8 रिपोर्टें। 1913 में इस सामग्री का उपयोग करके मिश्र बंधुओं यानी कि श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी और गणेश बिहारी मिश्र, तो उन्होंने क्या अपना बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह मिश्र बंधु विनोद निकाला। अच्छा, एक और गूढ़ प्रश्न इससे निकल कर आता है। वो क्या है? वो ये है कि उन्होंने शिव सिंह सेंगर के इतिहास ग्रंथ को वृत्त संग्रह कहा। ठीक है। मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को बड़ा कविवृत्त संग्रह कहा। और क्या कहा? मिश्र बंधु विनोद जो था उसको बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह। तो वृत्त संग्रह शिव सिंह सेंगर, बड़ा कविवृत्त संग्रह मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, और बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह किसको कहा? मिश्र बंधु विनोद को कहा। ठीक। फिर क्या है? फिर देखिए कि एक बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह जिसमें वर्तमान काल के कवियों और लेखकों का भी समावेश किया गया है को 3 भागों में प्रकाशित किया गया। इधर जब से विश्वविद्यालयों में हिंदी की उच्च शिक्षा का विधान हुआ, तब से उसके साहित्य के विचार श्रृंखलाबद्ध इतिहास की आवश्यकता का अनुभव छात्र और अध्यापक दोनों को कर रहे थे। शिक्षित जनता की जिन जिन प्रवृत्तियों के अनुसार हमारे साहित्य स्वरूप में जो परिवर्तन होते आए हैं, जिन जिन प्रभावों की प्रेरणा से काव्यधारा की भिन्न भिन्न शाखाएं फूटती रही, उन सबके सम्यक निरूपण तथा उनकी दृष्टि से किए गए सुसंगत काल विभाग के बिना साहित्य के इतिहास का एक सच्चा अध्ययन कठिन दिखाई पड़ता था। 700-800 वर्षों की संचित ग्रंथ राष्ट्र सामने लगी हुई थी, पर ऐसी निर्दिष्ट सरणियों की उद्भावना नहीं हुई थी जिसके अनुसार सुगमता से इस प्रभुत सामग्री का वर्गीकरण होता। भिन्न भिन्न शाखाओं के हजारों कवियों की केवल कालक्रम से गुथी उपयुक्त वर्तमालाएं। देखिए क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि भिन्न भिन्न शाखाओं के हजारों कवियों की केवल कालक्रम से गुथी हुई उपयुक्त वर्तमालाएं, यानी कि ऊपर की जो वर्तमालाएं या वर्त संग्रहों की बात की गई उसमें क्या है? केवल हजार कवियों को कालक्रम से रख दिया गया। उनकी प्रवृत्तियों पर ध्यान नहीं दिया गया है, उनकी अन्य बातों पर ध्यान नहीं दिया गया है। साहित्य के इतिहास के अध्याय में कहाँ तक सहायता पहुंचा सकती थी? सारे रचनाकाल को केवल आदि मध्य पूर्व उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंद कर बांट देना, यह भी न देखना कि खंड के भीतर क्या आता है, इत्यादि खंडों में क्या नहीं, किसी वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता। उनका कहना है कि केवल आंख मूंद कर केवल आदि मध्य उत्तर पूर्व में बांट दिया गया, चाहे वो मिश्र बंधु विनोद हो, चाहे वो मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान हो, चाहे शिव सिंह सरोज हो, ये सारे तमाम इस सूची को बांट देना। 5 या 6 वर्ष हुए छात्रों के उपयोग के लिए मैंने कुछ संक्षिप्त नोट तैयार किए थे। अब देखिए क्या बता रहे हैं कि कुछ संक्षिप्त नोट तैयार किए थे जिनमें परिस्थिति के अनुसार शिक्षित जनसमूह की बदलती हुई प्रवृत्तियों को लक्ष्य करके शिक्षित जनसमूह बदलती हुई प्रवृत्तियों को लक्ष्य करके हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाग और रचना की भिन्न भिन्न शाखाओं के निरूपण का एक कच्चा ढांचा तैयार किया। यानी कि जो हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखा गया, वो उसका जो ड्राफ्ट तैयार किया गया था, कच्चा ढांचा जिसको कह रहे हैं, वो पहले उन्होंने अपने लिए नोट्स कुछ बनाए थे। उन नोट्स के हिसाब से उसको तैयार किया गया और बार बार अपने उसमें क्या प्रयोग कर रहे हैं? शिक्षित जनसमूह की बदलती हुई प्रवृत्तियों, यानी कि एक जगह लिखते भी तो हैं क्योंकि प्रत्येक देश का साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है, अतः आज से अंत तक इन्हीं प्रवृत्तियों को लक्षित करते हुए जो इतिहास लिखा गया है उसी को हिंदी साहित्य का इतिहास कहते हैं। तो बार बार ये बात। और फिर दूसरा एक प्रश्न क्या बना है कि हिंदी शब्द सागर समाप्त हो जाने पर
उसकी भूमिका के रूप में हिंदी भाषा और साहित्य का विकास देना भी इस तरह। अब इसमें क्या है कि सब पहले हिंदी साहित्य को जब इतिहास लिखा गया वो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में था, ठीक है ना। उस भूमिका के रूप में क्या था कि हिंदी साहित्य का विकास के नाम से 1929 में प्रकाशित हुआ। बाद में इसका नाम हिंदी साहित्य का इतिहास कर दिया गया। अतः एक नियत समय के भीतर ही यह इतिहास लिखकर पूरा करना पड़ा। साहित्य का इतिहास लिखने के लिए जितनी अधिक सामग्री मैं जरूरी समझता था उतनी तो उस अवधि के भीतर इकट्ठी ना हो सकी, पर जहाँ तक हो सका आवश्यक उपादान रखकर कार्य को पूर्ण किया। इस पद्धति में इस पुस्तक में जिस पद्धति का अनुसरण किया गया है उसका थोड़े में उल्लेख कर देना आवश्यक जान पड़ता है। पहले काल विभाग को लीजिए। अब बता रहे हैं कि हमने क्या टेक्निक अपनाई है, यानी कि जिस काल विभाग के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ी है वह एक अलग काल मान लिया गया है। कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए आदि वीरगाथा काल है, ठीक, आदिकाल तो कहा ही नहीं, वीरगाथा काल कहा। वीरगाथा काल को वीरगाथा काल क्यों कहा? क्योंकि उसमें वीर काव्यों की हमको प्रचुरता दिखाई पड़ी। ऐसे भक्ति काल को ले लीजिए। भक्ति काल क्यों कहा? क्योंकि भक्ति विषयक रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ी। राम भक्ति धारा को राम भक्ति धारा क्यों कहा? क्योंकि उसमें राम भक्ति धारा के काव्यों की प्रचुरता दिखाई पड़ी, ठीक है ना। कह रहे हैं कि वह एक अलग काल मान लिया गया है और उनका नामकरण उन्हीं रचनाओं के स्वरूप के अनुसार किया गया है। इसी प्रकार काल का एक निर्दिष्ट सामान्य लक्षण बनाया जा सकता है। किसी एक ढंग की रचना की प्रचुरता से अभिप्राय यह है कि दूसरे ढंग की रचनाओं से, चाहे किसी एक ढंग की रचना को लें, वह परिणामों में प्रथम के बराबर ना होगी। यह नहीं कि और सब ढंग की रचनाएं मिलकर भी उसके बराबर ना होंगी, कह रही है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि फिर आगे बता भी रहे हैं, उसको देख लीजिए। जैसे यदि किसी काल में 5 ढंग की रचनाएं 10, 5, 6, 7 और 2 के क्रम में मिलती हैं तो जिस ढंग की 10 पुस्तकें उसकी प्रचुरता कही जाएगी। यदि शेष और ढंग की पुस्तकें मिलकर 20। अब इसको ऐसे समझिए, जैसे हम लोग वीरगाथा काल को लेते हैं तो वीरगाथा काल में वीरगाथात्मक काव्य तो लिखा ही गया है, लेकिन श्रृंगार काव्य भी लिखा गया है, कुछ चरित्र काव्य भी लिखा गया है, लेकिन प्रचुरता किसकी है? प्रचुरता वीर काव्य की। अब इसी में ले लीजिए, इसमें मान लीजिए कि 10 पुस्तकें हैं, वो वीरगाथात्मक हैं। 5 श्रृंगार की हो गई, 9 चरित्र काव्य हो गए, 7 कह लीजिए प्रकृति विषयक हो गई और 2 अन्य कुछ स्फुट रचनाएं हो गई। तो कह रहे हैं कि इन सब का योग जो है वो भले ही 20 हो, लेकिन इसके आधार पर नहीं लिखा गया, क्योंकि इस जो कि 10 जो सर्वाधिक नंबर जो मिला है, सर्वाधिक संख्या जो मिली है वो वीर काव्यों की मिली है, इसीलिए हमने उसको क्या कह दिया? वीरगाथा काल कह दिया। ऐसे भक्ति काल के विषय में, ऐसे ही उत्तर मध्यकाल रीतिकाल के विषय में कह लीजिए, इन्होंने अपना ये बंटवारा किया है। या तो ही पहली बात। दूसरी बात है ग्रंथों की प्रसिद्धि। किसी काल के भीतर जिस एक ही ढंग के बहुत अधिक ग्रंथ प्रसिद्ध चले आते हैं, उस ढंग की रचना उस काल के लक्षण के अंतर्गत मानी जाएगी, चाहे और दूसरे ढंग की अप्रसिद्ध और साधारण कोटि की बहुत सी पुस्तकें भी इधर उधर कोनों में पड़ी मिल जाया करें। प्रसिद्ध भी किसी काल की लोक की प्रतिध्वनि है। या कह रहे हैं कि अगर कोई बहुत प्रसिद्ध पुस्तक हो गई है, जैसे रामचरितमानस हो गई है, ठीक है, या जायसी की पद्मावत हो गई है, तो कहने कि हम इस हिंदी साहित्य की भूमिका में, इसे जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, इसको लिखने में क्या है कि उसकी प्रसिद्ध भी एक प्रमुख आधार है। सारांश यह है कि इन दोनों बातों को रखकर और काल विभाग को नामकरण किया गया। अगर प्रश्न आ जाए कि काल विभाग का नामकरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिसाब से उन्होंने किस हिसाब से किया, तो 2 बातें हैं। पहली बात तो ग्रंथ की प्रचुरता, उन्होंने कहा कि ग्रंथ की प्रचुरता के हिसाब से हमने उसका बदलाव किया है, और दूसरी क्या है? दूसरी प्रसिद्ध। तो 2 बातें हैं, एक है प्रचुरता और दूसरी प्रसिद्ध। फिर कह रहे हैं कि आदिकाल का नाम मैंने वीरगाथा काल रखा है। उस काल के भीतर 2 प्रकार की रचनाएं मिलती हैं, अपभ्रंश की और देश भाषा की, यानी कि बोलचाल की। अपभ्रंश की पुस्तकों में कई तो जैनों के धर्म तत्व निरूपण संबंधी जो साहित्य की कोट में आती नहीं, और इनका उल्लेख केवल यह दिखाने के लिए किया गया है कि अपभ्रंश भाषा के व्यवहार कब से हो रहा था। साहित्य की कोट में आने वाली रचनाओं में कुछ तो भिन्न भिन्न विषयों पर फुटकल दोहे हैं, जिसके अनुसार उस काल की कोई विशेष प्रवृत्ति निर्धारित नहीं की जा सकती। तो कह रहे हैं कि पहला तो देखिए, एक तो ये प्रश्न मिल गया कि आदिकाल का नाम मैंने क्या रखा है? वीरगाथा काल। और उस आदिकाल के भीतर आचार्य शुक्ल के हिसाब से कितने प्रकार की रचनाएं मिलती हैं? 2 प्रकार की। और 2 प्रकार की रचनाएं क्या है? एक अपभ्रंश की है और दूसरी देश भाषा यानी कि बोलचाल की। फिर क्या कह रहे हैं? फिर देखिए, कह रहे हैं कि आदिकाल में
कैसा दोहात्मक फुटकल काव्य लिखा गया, यानी कि कोई प्रबंधात्मक ज़्यादा रचनाएं नहीं की गई। तो उन दो पंक्तियों के हिसाब से, दोहों के हिसाब से किसी काल की प्रवृत्ति का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। तो कह रहे हैं कि साहित्यिक पुस्तकें उसमें केवल 4 हैं आदिकाल में, वो है विजयपाल रासो, हम्मीर रासो, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। ठीक है। और फिर कह रहे हैं कि देश भाषा काव्य की, देश भाषा ये तो अपभ्रंश की हो गई भाई। फिर कह रहे हैं कि देश भाषा की 8 पुस्तकें हैं, खुमान रासो, विशल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद प्रकाश, जयमंक जसचंद्रिका, परमाल रासो, खुसरो की पहेलियाँ और विद्यापति पदावली। ठीक। तो इन 12 पुस्तकों की दृष्टि से आदिकाल का लक्षण और निरूपण नामकरण हो सकता है। अब देखिएगा, तो 12 पुस्तकें इन्होंने क्या, पहला तो प्रश्न ये कि आदिकाल का नामकरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कितनी पुस्तकों के हिसाब से किया, तो 12 पुस्तकें। एक प्रश्न ये बन गया। और उन 12 पुस्तकों का हमको नाम याद होना चाहिए। कैसे, क्यों? क्योंकि मान लीजिए कोई बहुविकल्पी प्रश्न में आ जाए कि भाई 4 दे दिए कि आदिकाल का नामकरण में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किन किन पुस्तकों का उपयोग किया, तो 4 में 4 दे दिए जाएँ और 4 में से एक कोई और रख दी जाए। ठीक है। जैसे मान लो इतनी रख दी, इसमें से एक कोई पुस्तक रख दी, शालिबद्ध शूर की रख दी या संदेश रासक रख दी, तो फिर वो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हमको सब याद रखना है कि विजयपाल रासो, हम्मीर रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, ये 4 का अलग खंड बना लीजिए। और खुमान रासो, बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद प्रकाश, जयमंक जसचंद्रिका, परमाल रासो, खुसरो की पहेलियाँ और विद्यापति पदावली, इन 8 को हम लोग अलग रट लेना है। ठीक है ना, सुबह शाम रटिए, रट जाएगा। फिर क्या है कि इन 12 पुस्तकों की दृष्टि से आदिकाल का लक्षण और निरूपण नामकरण हो सकता है। इनमें से अंतिम 2 तथा बीसल देव रासो को छोड़कर सब ग्रंथ वीर गाथात्मक ही हैं। तो अंतिम 2 कौन कौन सी थी? एक तो विद्यापति पदावली थी और दूसरा खुसरो की पहेलियाँ। ठीक। तो कह रहे हैं कि इनमें से अंतिम 2 तथा बीसल देव रासो को छोड़कर शेष ग्रंथ सब वीर गाथात्मक ही हैं। अब देखिए, एक प्रश्न और बना कि हमारे पास कुल 12 हैं काव्य संग्रह हैं, 12 पुस्तकें हैं। तो अंतिम 2 यानी कि खुसरो की पहेलियाँ और विद्यापति पदावली और बीसल देव रासो को छोड़कर। अब एक और प्रश्न बना कि 12 में से जो 3 हैं वो कहना है कि वीर गाथात्मक काव्य नहीं है। बीसल देव रासो क्या है? एक श्रृंगार परक रचना है। और खुसरो की पहेलियों में तो पहेलियों की बातें करते हैं। विद्यापति पदावली में भी वो बाद में आगे चल के विवाद होता है कि भक्ति की रचनाएँ हैं कि श्रृंगार की रचनाएँ हैं। अब कह रहे हैं कि चूंकि 12 में से 9 रचनाएं कैसी हैं? वीरगाथात्मक हैं, वीरगाथा की बात करती हैं, अतः आदिकाल का नाम वीरगाथा काल ही रखा जा सकता है। जिस सामाजिक या राजनीतिक परिस्थिति की प्रेरणा से वीरगाथाओं की प्रवृत्ति रही है, उसका सम्यक निरूपण पुस्तक में कर दिया गया है। मिस्र बंधुओं ने इस आदिकाल के भीतर इतनी पुस्तकों की नामावलियाँ और दी हैं। वो क्या हैं वो देखिएगा। कह रहे हैं कि मिश्र बंधुओं ने आदिकाल के भीतर और कुछ और पुस्तकें जोड़ी हैं। वो भगवत गीता है, वृद्ध नवकार है, वर्तमाल है, संवत्सार है, पत्तली, अनन्य योग, जम्बू स्वामी रास, रेवंत गिरिरास, नेमनाथ, चौपई, उवैसमाला, उपदेशमाला। तो अब ये इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए कठिन पेपर बनाने का किसी का मूड हुआ तो रख देगा इसको। ऊपर वाली तो हमको रट लेनी है, इसको एक बार पढ़ लेना है कि हमारे सामने से जब भी अगर गुजरे तो ऐसा लगे कि हाँ पढ़ा हुआ है। अब कह रहे हैं कि इनमें से नंबर 1 तो पीछे की रचना है, जैसा कि इसकी भाषा से स्पष्ट है, यानी कि बाद की रचना है। तहि दिन कथा कीन मन लाई, हरि के नाम गीत चिताई, सुमिरो गुरु गोविंद के पाऊँ, अगम अपार है जाकर नाऊँ। या ठीक है, गुरु गोविंद के नाम का मैं जाप करता हूँ, जिसका नाम क्या है? अगम अपार है। ठीक है, जो वीर रस की पुरानी परिपाटी के अनुसार कहीं वर्णों का द्वित्व देखकर ही प्राकृत भाषा और कहीं चौपाई देखकर ही अवधि या बैसवाड़ी समझते हैं। जो भाव को थॉट इंग्लिश का थॉट और विचार को फीलिंग कहते हैं, वे यदि उद्धृत पद्यों को संवत 1000 के क्या संवत 500 के भी बताएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। पुस्तकों की संवत सूचक पंक्तिका या गड़बड़ पाठ ही सावधान करने के लिए ही काफ़ी है। सहस सो संपूर्ण जाना। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उन लोगों के लिए कह रहे हैं कि जो किसी भी समीक्षा के समय ठोस सम्यक रूप से विचार नहीं करते हैं और ऐसे ही किसी कृति को इधर का उधर का बता देते हैं। तो एक इससे क्या मिल सकता है?
हमको पंक्ति मिल सकती है। पूछ सकता है ये पंक्ति किसकी है। पंक्ति क्या है, छोटी सी पंक्ति ले लीजिए ये कि जो भाव को, थॉट और विचार को फीलिंग कहते हैं, वे उद्धत पद्यों को संवत 1000 के क्या संवत 500 की बताएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। अब इतनी पंक्ति देकर पूछ सकता है कि ये पंक्ति किसकी है। ऑप्शन दे देगा रामचंद्र तिवारी, रामस्वरूप चतुर्वेदी, रामचंद्र शुक्ल। तो उसमें से अगर आपने पढ़ा होगा, भूमिका का प्रश्न है, तो सही हो जाएगा। अब शेष रही 9 पुस्तकें, उनमें से 2, 7, 9 और 10 जैन धर्म के तत्व निरूपण पर हैं। तो 2, 7, 9, 10 देख लीजिए। 2, 7, 9, 10 कह रहे हैं कि वृद्ध नवकार, जम्बू स्वामी राम, नेमनाथ चौपे और उपदेश माला क्या कह रहे हैं कि ये जैन धर्म के तत्व निरूपण पर हैं, जैन धर्म की बातें करते हैं और साहित्य कोड में नहीं आ सकती। ये बड़ा विवाद का विषय रहा। सिद्धों का साहित्य को भी इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या किया था, अपने उससे बाहर कर दिया था कि भाई सिद्ध क्या करते हैं कि अपने धर्म की बातें करते हैं। तो साहित्य में धर्म की बातें, धर्म की प्रचार प्रसार के लिए साहित्य थोड़े नहीं कर, साहित्य में और भी कई सारी चीज़ें छुपी हुई होती हैं। नंबर 6 योग की पुस्तक है। तो नंबर 6 अनन्य योग, नाम से ही लिख रहा है कि अनन्य योग की पुस्तक है। तो ये नंबर 6 योग की पुस्तक है। और नंबर 3 और नंबर 4 केवल नोटिस मात्र हैं, विषयों का कुछ भी विवरण नहीं है। नंबर 3 और नंबर 4 कौन सी है, वर्तमान और संवत्सर। तो एक प्रश्न ये बन सकता है कि वर्तमान और संवत्सर जो है वो क्या है, उनको नोटिस मात्र किसने कहा। ठीक, तो एक प्रश्न ये भी बन सकता है। फिर क्या कह रहे हैं कि इस प्रकार केवल 2 साहित्यिक पुस्तकें बची जो वर्णनात्मक हैं, डिस्क्रिप्टिव हैं। इसमें से एक में नंद के ज्योनार का वर्णन है और दूसरे में गुजरात के रेवंत पर्वत का। तो रेवंत पर्वत वाली कौन सी है, रेवंत गिरिरास हो गई। ठीक, और एक है पत्तली कह लीजिए। ठीक, अब क्या कह रहे हैं कि अतः इन पुस्तकों की नामावली से मेरे निश्चय में किसी प्रकार का अंतर नहीं पड़ता। यदि भिन्न भिन्न प्रकार की 9 साहित्यिक पुस्तकें भी होती तो भी मैंने नामकरण में कोई बाधा नहीं डाल सकती थी, क्योंकि मैंने 9 प्रसिद्ध वीर गाथात्मक पुस्तकों का उल्लेख किया है। अब देखिए क्या कह रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो पहले कहा था 9 प्रसिद्ध वीर गाथात्मक का, उन्होंने पहले क्या बताया, उन्होंने पहले कहा था कि मैं जो अपना ग्रंथ लिख रहा हूँ उसमें 2 चीज़ों को लूँगा। एक किसको लूँगा कि जिसमें संख्या के आधार पर, और दूसरा प्रसिद्धि के आधार पर। तो उन्होंने कहा ये भले ही कहना है कि अगर ये 9 पुस्तकें साहित्यिक होती भी तो भी क्या, प्रसिद्ध तो नहीं थी ना उनकी उतनी, जितनी पृथ्वीराज रासो की थी, जितनी बीसल देव रासो की थी, जितनी कीर्तिलता कीर्ति पताका की थी। ठीक है, जयमंक जस चंद्रिका की थी। ये तब भी उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे नामकरण में। फिर क्या है कि एक ही काल और एक ही कोट की रचना के भीतर जहाँ जहाँ भिन्न भिन्न प्रकार की परंपराएं चली हुई पाई गई हैं वहाँ अलग अलग शाखाएं करके सामग्री का निरूपण कर लिया गया है। कह रहे हैं कि एक ही काल यानी कि भक्ति काल और एक ही कोट की रचना यानी कि भक्ति काव्य की रचना के भीतर जहाँ जहाँ भिन्न भिन्न प्रकार की परंपराएं चली हुई पाई गई। मान लीजिए एक रामकृष्ण परंपरा, कृष्ण भक्ति परंपरा, निर्गुण परंपरा, सगुण परंपरा इत्यादि की यहाँ पे वो बात कर रहे हैं। वहाँ अलग अलग सामग्री के, जैसे भक्ति काल के भीतर पहले तो 2 काव्य धाराएं, निर्गुण धारा और सगुण धारा निर्दिष्ट की गई हैं। पर फिर प्रत्येक धारा की 2-2 शाखाएं स्पष्ट रूप से लक्षित की गई हैं। जैसे निर्गुण धारा की ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेम मार्ग की सूफी शाखा तथा सगुण धारा की राम भक्त शाखा और कृष्ण भक्ति। ये तो आसान चीज़ है। इन धाराओं और शाखाओं की प्रतिष्ठा यूँ ही मनमाने ढंग पर नहीं की गई है, उनकी एक दूसरे से अलग करने वाली विशेषताएँ अच्छी तरह दिखाई भी गई हैं और देखते ध्यान में भी आ जाएंगी। फिर क्या है कि रीति काल के भीतर रीतिबद्ध की जो परंपरा चली है उसका उपभोग करने का कोई संगत आधार मुझे नहीं मिला। रचना के स्वरूप के आदि में कोई स्पष्ट भेद निरूपित किए बिना विभाग कैसे किया जा सकता है। किसी काल विस्तार को लेकर यूँ ही पूर्व और उत्तर नाम देकर 2 हिस्से कर डालना ऐतिहासिक विभाग नहीं कहा जा सकता है। जैसे कि कह रहे हैं कि किसी काल को ले लीजिए, उसको कह दीजिए ये पूर्व काल हो गया, ये उत्तर काल हो गया। ये कोई नामकरण का, ये कोई विभाजन का आधार नहीं हो सकता। जब तक पूर्व और उत्तर के लक्षण अलग अलग ना बताए जाएंगे तब तक, मतलब हम या तो ये बताएं कि भाई पूर्व एक लाइन खींच ली और कहेंगे कि पूर्व में ये चीज़ें थी और उत्तर में ये चीज़ें थी। इसी प्रकार थोड़े थोड़े अंतर पर होने वाले कुछ प्रसिद्ध कवियों के नाम पर अनेक काल बांध चलने के पहले यह दिखाना आवश्यक है कि प्रत्येक काल प्रवर्तक कवि का प्रभाव उसके काल में होने वाले सब कवियों में समान रूप से पाया जाता है। तो कह रहे हैं कि बाद में द्विवेदी युग को शायद इंगित कर रहे हों। कह रहे हैं कि प्रत्येक काल प्रवर्तक कवि का प्रभाव
जैसे भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, उसके काल में होने वाले सब कवियों में सामान्य रूप से, यानी कि जो काल प्रवर्तक कवि है, जो कवि इतना दमदार हो गया कि उसका प्रभाव जो है उस काल के सारे कवियों पर पड़ गया, तब तो उसका नामकरण कर लीजिए, अन्यथा मत करिए। विभाग का कोई पुष्ट आधार होना चाहिए। रीतिबद्ध ग्रंथों की बहुत गहरी छानबीन और सूक्ष्म पर्यालोचना करने पर आगे चलकर शायद विभाग का कोई आधार मिल जाए। अभी तक मुझे जब तक ये लिख रहे थे तो रीतिबद्ध ग्रंथों के विभाजन का कोई ठोस आधार नहीं मिला। रीतिकाल के संबंध में दो बातें और कहनी है। इस काल के कवियों के परिचयात्मक वृत्तों की छानबीन में मैं अधिक प्रवृत्त नहीं हुआ। कह रहे हैं कि इस काल के कवियों के परिचयात्मक वृत्तों की छानबीन में अधिक नहीं लगा हूँ, यानी कि वो कहाँ के थे, कहाँ के रहने वाले थे, उनके पिता कौन थे, माता कौन थी, इन सब चीज़ों में मैंने ज़्यादा अपना समय नहीं खपाया है, क्योंकि मेरा उद्देश्य अपने साहित्य के इतिहास का एक पक्का और व्यवस्थित ढांचा खड़ा करना था, न कि कवि कीर्तन करना, कवियों का गुणगान करना कि भाई केशवदास यहाँ के थे, भूषण यहाँ के थे। जो आसानी से मिल गए उनको तो ले ही लिया है, लेकिन उनके पीछे नहीं पड़े हैं, उनके शोध करके कि हमको खोज निकालेंगे। अतः कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने पढ़ा है मिश्रबिंद बने। उससे बहुत ही प्रसिद्ध लाइन है कि ये लाइन कहाँ से ली गई है कि कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्रायः मिश्रबंध विनोद से ही लिए हैं। कह रहे हैं कि कवियों का जो परिचय संबंधी विवरण हुआ है वो मिश्रबंध विनोद से मैंने जस का तस उठा लिया है। कहीं कुछ कवियों के विवरणों में परिवर्तन और परिष्कार भी किया, जैसे ठाकुर, दीनदयाल गिरी, राम सहाय और रसिक गोविंद के विवरणों में। कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ परिवर्तन की ज़रूरत हुई है, परिष्कार की ज़रूरत हुई है, वहाँ मैंने परिवर्तन और परिष्कार भी किया है। जैसे ठाकुर का हो गया, दीनदयाल गिरी का हो गया, राम सहाय का हो गया और रसिक गोविंद का विवरण हो गया। यदि कुछ कवियों के नाम छूट गए या किसी कवि की किसी मिली हुई पुस्तक का उल्लेख नहीं हुआ, यदि कुछ कवियों के नाम छूट गए या किसी कवि की किसी मिली हुई पुस्तक का उल्लेख नहीं हुआ तो इससे मेरी कोई बड़ी उद्देश्य नहीं। कह रहे हैं कि यदि कुछ कवियों के नाम छूट गए हैं या किसी कवि की मिली हुई किसी पुस्तक का उल्लेख नहीं हो पाया है तो इससे कोई मेरी बड़ी उद्देश्य नहीं हो। उद्देश्य क्या है कि हिंदी साहित्य का एक सुव्यवस्थित ढांचा, सुव्यवस्थित इतिहास हमको मिल जाए। इस काल के भीतर मैंने जितने कवि लिए हैं, जितने ग्रंथों के आधार लिए हैं, उतने ही ज़रूरत से ज़्यादा मालूम हो रहे हैं। यानी कि जो रीति काल का जो विभाग है या प्रकरण है, उस प्रकरण में ज़रूरत से ज़्यादा कवियों का ले लिया गया है। रीतिकाल या और किसी काल के कवियों की साहित्यिक विशेषताओं के संबंध में मैंने जो संक्षिप्त विचार प्रकट किए हैं वे दिग्दर्शन मात्र के लिए हैं। इतिहास की किसी पुस्तक में किसी कवि की पूरी क्या अधूरी आलोचना भी नहीं आ सकती है। किसी कवि की आलोचना लिखनी होगी तो स्वतंत्र प्रबंध या पुस्तक के रूप में लिखूंगा। बहुत प्रसिद्ध कवियों के संबंध में थोड़ा विस्तार से लिखना पड़ा है। प्रभावी विशेष प्रवृत्तियों का ही निर्धारण है। यह आवश्यक है कि उनमें कुछ प्रवृत्तियों को मैंने रसोपयोगी और कुछ को बाधक कहा है। फिर आधुनिक काल पर आ जाते हैं। आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है। कह रहे हैं अब ये एक और पंक्ति मिल गई कि जैसे ये पंक्ति देखकर पूछ सकता है कि आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है, या ऐसे पूछ सकता है कि आधुनिक काल में गद्य के आविर्भाव को सबसे प्रधान साहित्यिक घटना किसने कहा। इसलिए उसके प्रसार का वर्णन विशेष विस्तार के साथ करना पड़ा है। मेरे विचार से इस थोड़े से काल के बीच में हमारे साहित्य के भीतर जितनी अनेक रूपता का विकास हुआ है उनको आरंभ तक लाकर उसमें आगे की प्रवृत्तियों का सामान्य और संक्षिप्त उल्लेख करके ही छोड़ देने का था, क्योंकि वर्तमान लेखकों और कवियों के संबंध में कुछ लिखना अपने सिर पर एक बला मोल लेना समझना। तो एक और पंक्ति मिल गई कि वर्तमान लेखकों और कवियों के संबंध में कुछ लिखना अपने सिर पर एक बला मोल लेना ही समझ पड़ता है। पर जी न माना, वर्तमान सहयोगियों तथा उनकी अमूल्य कृतियों का उल्लेख भी थोड़े बहुत विवेचन के साथ डरते डरते किया। वर्तमान काल के अनेक प्रतिभा संबंध और प्रभावशाली लेखकों और कवियों के नाम जल्दी से या भूल से छूट गए होंगे। इसके लिए तथा उनसे भी अधिक उनकी कृतियों से विशेष रूप से परिचित महानुभावों से क्षमा की प्रार्थना की है। जैसा कि पहले कहा जा चुका, यह पुस्तक जल्दी में तैयार करनी पड़ी है। इससे इसका जो रूप मैं रखना चाहता था वह भी पूरा नहीं प्राप्त हो सका। कवियों और लेखकों के नाम उल्लेख के संबंध में एक बात का निवेदन और है। इस पुस्तक का उद्देश्य संग्रह नहीं था, यानी कि केवल संग्रह कर देना, कंपाइल कर देना इस पुस्तक का उद्देश्य नहीं था। इससे आधुनिक काल के अंतर्गत सामान्य लक्षणों और प्रवृत्तियों के वर्णन को ही अधिक ध्यान दिया गया। यानी कि आधुनिक काल के कुछ सामान्य लक्षण बता दिए गए हैं और प्रवृत्तियों का वर्णन कर दिया गया। अगले संस्करण में इस काल का प्रसार और हो सकता है।
कहने की आवश्यकता नहीं कि हिंदी साहित्य का यह इतिहास हिंदी शब्द सागर की, अब लिख भी रहे हैं कि हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य के विकास के नाम से 1929 के जनवरी महीने में कितनी सारी चीज़ निकल कर आ गई। एक तो ये निकल कर आया कि हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में इसको लिखा गया था। नाम क्या था? हिंदी साहित्य का विकास। फिर क्या कब था? 1929 था। फिर क्या था? जनवरी का महीना था। में निकल चुका है। इस अलग पुस्तकाकार संस्करण में बहुत सी बातें बढ़ाई गई हैं, विशेषता आदि और अंत में। कह रहे हैं कि वो ये पुस्तक रूपी जो संस्करण है वो उससे कैसे अलग है कि शुरुआत में और आखिरी में कुछ चीज़ें बढ़ाई गई हैं। आदिकाल के भीतर अपभ्रंश की रचनाएं भी ले ली गई हैं क्योंकि वे सदा से भाषा काव्य के अंतर्गत ही मानी जाती रही हैं। कई परंपरा के बीच प्रचलित जनश्रुति कई ऐसे भाषा काव्यों के नाम से चलती आई है जो अपभ्रंश में है, जैसे कुमारपाल चरित और शारंगधर कृत हम्मीर रासो। ठीक है ना। तो कुमारपाल चरित्र के बारे में चर्चा की कर ली गई है और शारंगधर कृत हम्मीर रासो के विषय में भी इस पुस्तकाकार संस्करण में चर्चा की गई है। पर प्राकृत पिंगल सूत्र उल्टे पड़ते मुझे हम्मीर के युद्धों के वर्णन के वाले कई बहुत ही ओजस्वी पद छंदों के उदाहरण में मुझे पूर्ण निश्चय हो गया है कि ये पद्य शारंगधर कृत प्रसिद्ध हम्मीर रासो के हैं। तो प्राकृत पिंगल सूत्र में उनको कुछ शारंगधर कृत हम्मीर रासो के कुछ छंद मिले। आधुनिक काल के अंत में वर्तमान काल की कुछ विशेष प्रवृत्तियों के वर्णन को थोड़ा और पल्लवित इसलिए करना पड़ा कि जिसमें उस प्रवृत्तियों के मूल का ठीक ठाक पता केवल हिंदी पढ़ने वालों को भी हो जाए तो वो धोखे में ना रहकर स्वतंत्र विचार में समर्थ हो। विश्वबंधु के प्रकांड कविवत संग्रह विश्वबंधु विजोग का उल्लेख हो चुका है। रीतिकाल के कवियों का परिचय मैंने प्राय उक्त ग्रंथ से ही विवरण लिए हैं। फिर एक बार लिख रहे हैं कि रीतिकाल के कवियों का परिचय किससे लिया है? कविवत संग्रह विश्वबंधु विनोद से लिया है। अतः आधुनिक शिष्टता के साथ उनके उत्साही और पश्चिमी संकलनकर्ताओं को धन्यवाद देना मैं बहुत जरूरी समझता हूँ। हिंदी पुस्तकों की खोज की रिपोर्टें भी मुझे समय समय पर विशेषता संदेह के स्तर पर उलटनी पड़ी हैं। ठीक, हिंदी पुस्तकों की खोज की कुछ रिपोर्टों का भी उपयोग अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में इन्होंने किया है। एक क्या है कि राय साहब बाबू श्याम सुंदर दास बीए की हिंदी कोविद रत्नमाला। तो बाबू श्याम सुंदर दास की हिंदी कोविद रत्नमाला एक पुस्तक हो गई। श्री पंडित राम नरेश त्रिपाठी की कविता कौमुदी, तो दूसरी पंडित राम नरेश त्रिपाठी की कविता कौमुदी तथा वियोगी हरजी की ब्रज माधुरी सार से भी बहुत कुछ सामग्री मिली है। अतः उक्त तीनों महानुभावों के प्रति मैं अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। तो कौन कौन सी पुस्तकें हैं? एक है बाबू श्याम सुंदर दास की कोविद रत्नमाला का सहयोग लिया, राम नरेश त्रिपाठी का कविता कौमुदी का सहयोग लिया और वियोगी हरि के ब्रज माधुरी सार का सहयोग लिया। अतः आधुनिक काल के प्रारंभिक प्रकरण लिखते समय जिस कठिनता का सामना करना पड़ा उसमें मेरे बड़े पुराने मित्र पंडित केदारनाथ पाठक ही काम आए, पर ना आज तक उन्हें। तो अब एक और है कि आधुनिक काल के प्रारंभिक प्रकरण लिखते समय किस व्यक्ति का सहयोग लिया था? एक और प्रश्न बन गया, केदारनाथ पाठक का। पर ना आज तक मैंने उन्हें किसी बात के लिए धन्यवाद दिया है, ना आप देने की हिम्मत कर सकता हूँ। धन्यवाद को आजकल एक बदमाशी समझते हैं। इस कार्य में मुझसे जो भूलें हुई हैं उनमें जो सुधार की जो त्रुटियां रही हैं उनकी पूर्ति की और जो अपराध बन सके उनकी क्षमा की पूरी आशा करके मैं सबसे कुछ संतोष का लाभ कर सकूँ। ठीक, तो रामचंद्र शुक्ल प्रथम संस्करण का वक्तव्य है, काशी है, आषाढ़ शुक्ल 5 संवत 1986 में ये लिखा है। तो कहाँ लिखा है? काशी में लिखा है, आषाढ़ शुक्ल 5 संवत 1986। इसको भी याद कर सकते हैं। फिर आगे देखिए, आगे जो अगला संस्करण परिवर्तित और संशोधित आया उसमें कुछ बातें जुड़ी हैं कि कई संस्करणों के उपरांत इस पुस्तक के परिमार्जन का पहला अवसर मिला। इसमें कुछ आवश्यक संशोधन के अतिरिक्त बहुत सी बातें बढ़ानी पड़ी। आदिकाल के भीतर वज्र यानी सिद्धों और नाथपंथी युगियों की परंपराओं का कुछ विस्तार के साथ वर्णन यह दिखाने के लिए करना पड़ा कि कबीर द्वारा प्रवर्तित निर्गुण संत मत के प्रचार के लिए किस प्रकार से उन्होंने पहला रास्ता तैयार कर दिया था। पहले उन्होंने वज्र यानी सिद्धों और नाथपंथी युगियों का बहुत ही संक्षेप में वर्णन किया। ठीक, लेकिन बाद में क्या है कि बाद में उन्होंने ये स्वीकार किया कबीर जिस मत का समर्थन जो निर्गुण संत मत या निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा का जो समर्थन करते दिखलाई पड़ते हैं उसकी जो कच्ची भूमि या उसकी नींव जो है वज्रयानी सिद्धों और नाथपंथी योगियों ने तैयार की थी। दूसरा उद्देश्य यह स्पष्ट करने का भी था कि सिद्धों और योगियों की रचनाएं साहित्य कोष्ठ में नहीं आती और योग धारा काव्य या साहित्य की कोई नई धारा नहीं मानी जा सकती। तो दो बातें इन्होंने यहाँ पे स्पष्ट की कि सिद्धों और योगियों की रचनाएं साहित्य कोष्ठ में नहीं आती, इस पर वो अंत तक अड़े रहे। और कुछ लोगों ने कहा कि योग धारा के नाम से एक अलग काल बन जाए तो या अलग धारा बन जाए तो उस पर भी उन्होंने उसको नकारा।
भक्ति काल के अंदर स्वामी रामानंद और नामदेव पर विशेष रूप से विचार किया गया है, क्योंकि उनके संबंध में अनेक प्रकार की बातें प्रचलित हैं। रीतिकाल के सामान्य परिचय में हिंदी के अलंकार ग्रंथों की परंपरा का उद्गम और विकास को कुछ अधिक विस्तार से दिखाया गया है। घनानंद आदि कुछ मुख्य कवियों का आलोचनात्मक परिचय विशेष रूप से मिलेगा। आधुनिक काल के भीतर खड़ी बोली के गद्य का इतिहास, इधर जो सामग्री मिली है उसकी दृष्टि से एक नए रूप में सामने लाया गया है। हिंदी के मार्ग में जो विलक्षण बाधाएं पड़ी हैं उनका भी सब विस्तार उल्लेख है। पिछले संस्करणों में वर्तमान अर्थात आजकल चलते हुए साहित्य की मुख्य प्रवृत्तियों का संकेत करके मात्र छोड़ दिया गया था। इस संस्करण में समसामयिक साहित्य का अब तक का आलोचनात्मक विवरण दे दिया गया है, जिससे आज तक के साहित्य की गतिविधि का पूरा परिचय प्राप्त हो सकेगा। ठीक, तो ये संशोधित संस्करण में एक दो बातें जो महत्वपूर्ण हैं वो ये हैं कि वज्रयानी सिद्धों और नाथपंथी योगियों की परंपराओं का विस्तार के साथ वर्णन है, और कबीर का निर्गुण संत मत में कच्चा चिट्ठा उन्होंने रास्ता तैयार किया गया। योग धारा को उन्होंने नहीं माना, और सिद्धों और योगियों की रचनाएं साहित्य कोड में नहीं आ सकती, वो तो पहले से ही मानना है। फिर कई सारे प्रश्न ये बनते हैं कि विषय सूची, जैसे आजकल प्रश्न इस प्रकार से पूछे जा रहे हैं कि जो शुक्ल जी का जो इतिहास ग्रंथ है उसमें किस प्रकरण में कौन सी बात कही गई है, या आदिकाल में कितने प्रकरण हैं, इस टाइप के प्रश्न बन रहे हैं। तो इस टाइप के प्रश्नों के लिए भी हम लोग क्या करते हैं कि पूरी विषय सूची देख लेते हैं। विषय सूची में सबसे पहला है काल विभाग, जनता और साहित्य का संबंध, हिंदी साहित्य के इतिहास के 4 काल और इन कालों के नाम। तो सबसे पहला क्या है, काल विभाग। फिर आदिकाल है, और आदिकाल में कितने अगर प्रकरण हैं तो इनकी अगर चर्चा करें तो देखिए, एक तो प्रकरण 1 में सामान्य परिचय है, ठीक, जिसमें हिंदी साहित्य का आविर्भाव काल, प्राकृतासभास, हिंदी के सबसे पुराने पद्य, आदिकाल की अवधि, इस काल के अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति, रासों की प्रबंध परंपरा, इस तरह बातों पर बात की। तो प्रकरण 1 सामान्य परिचय, इसका हमको नाम याद कर लेना है। जैसे आदिकाल तो हमें पता ही है, फिर आदिकाल के अंतर्गत जो है सामान्य परिचय। फिर दूसरा प्रकरण 2 किससे संबंधित है, अपभ्रंश काव्य से संबंधित है, ठीक। तो प्रकरण 1 सामान्य परिचय, प्रकरण 2 अपभ्रंश का। उसके बाद वीर गाथा काल, संवत 1050 से संवत 1375। एक बात यहाँ पे ध्यान देने योग्य है कि जो मूल रूप से आदिकाल जिसको कहा गया उसको वीर गाथा काल कह रहे हैं, और वीर गाथा काल से पहले आदिकाल का नामकरण उन्होंने, वीर गाथा काल से पहले का जो काव्य है तो उसको आदिकाल कहा है। प्रकरण 3 देश भाषा काव्य है इसमें, और प्रकरण 4 फुटकल रचनाएं हैं, जिसमें लोक भाषा के, अब फुटकल रचनाओं में भी देख लीजिए कि लोक भाषा, चूँकि इसमें 3 चीज़ें हैं, लोक भाषा के पद, खुसरो और विद्यापति। तो इस खुसरो और विद्यापति जो उस काल के महत्वपूर्ण कवि थे, उनकी रचनाओं को स्थान आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा दिया, फुटकल रचनाओं में दिया, ठीक है ना। तो देश भाषा काव्य तो 4 प्रकरण हो गए, 1, 2, 3 और 4, ठीक। तो हम क्या कह सकते हैं कि प्रकरण जो 4 था उसमें फुटकल रचनाओं की बात कर रहे हैं, प्रकरण 3 जो देश भाषा काव्य की बात कर रहे हैं, प्रकरण 1 में तो सामान्य परिचय है ही है, और प्रकरण 2 में क्या है कि अपभ्रंश काव्य की बात कर रहे हैं। तो इन प्रकरणों का नाम और उन प्रकरणों में मूलतः क्या क्या है उसकी हम बात करें। जैसे एक प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि रासो शब्द की जो व्युत्पत्ति है वो कहाँ की गई, किस प्रकरण में बात की गई। हालांकि ये प्रश्न थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, अंदर की बात हो जाएगी, लेकिन फिर भी हम इसको एक उसके लिए याद कर सकते हैं। फिर पूर्व मध्यकाल को लीजिए, पूर्व मध्यकाल की समय अवधि देख लीजिए, संवत 1375 से 1700 तक। प्रकरण 1 में सामान्य परिचय इन्होंने दिया है, ठीक। फिर उसके बाद प्रकरण 2 निर्गुण धारा, ठीक। फिर प्रकरण 2 की निर्गुण धारा में कवि परिचय, निर्गुण मार्ग संत कवियों पर समझ रूप से विचार। फिर प्रेम मार्गी सूफी सागा, प्रकरण 3 निर्गुण धारा, कवि परिचय, सूफी संगतियों से विभिन्नता, ठीक। तो निर्गुण धारा की कह लीजिए जो प्रेम मार्गी सूफी शाखा हो गई। फिर राम भक्ति धारा प्रकरण 4 में सगुण धारा। फिर आगे देखिए प्रकरण 5 में सगुण धारा। अब यहाँ पर यह है कि पहले इन्होंने क्या किया है, पहले इन्होंने कबीर की बात की गई, ठीक। सामान्य परिचय में
कबीर की, निर्गुण पंथ के ज्ञान मार्ग की इन्होंने बातें की हैं। ठीक, फिर ज्ञान मार्ग के बाद इन्होंने सूफ़ी की बात की है। तो ये आ सकता है कि सबसे पहले ज्ञान है, ज्ञान मार्ग है, उसके बाद सूफ़ी है, उसके बाद क्या है, उसके बाद राम भक्ति और उसके बाद है कृष्ण भक्ति। तो ज्ञान, सूफ़ी, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। और प्रकरण 6 में भक्ति काल की फुटकर रचना है। एक दूसरा प्रश्न ये बन सकता है कि भक्ति काल के अंतर्गत कुल कितने प्रकरण हैं, तो आप लगा देंगे, ऑप्शन में दिया गया है 4, 5, 6, 7, तो 6 लगाएंगे। ऐसे ही आदिकाल के अंतर्गत कितने प्रकरण हैं, 4 प्रकरणों के ऊपर बात की गई। खुसरो विद्यापति किस में है, प्रकरण 4 में है, फुटकर रचनाओं में है। ठीक है ना। सूरदास, वल्लभाचार्य इत्यादि की बातें किस में की गई हैं, प्रकरण 5 में की गई हैं, भक्ति कृष्ण भक्ति शाखा का जो है सगुण धारा है। फिर आगे देखिए उत्तर मध्यकाल है। उत्तर मध्यकाल का यह है समय सीमा, रीतिकाल, संवत 1700 से 1900। फिर इसमें प्रकरण 1 सामान्य परिचय दिया गया, प्रकरण 2 में रीति ग्रंथकार कवि, प्रकरण 3 रीतिकाल के अन्य कवि। ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि इसमें रीतिकाल के अंतर्गत कितने प्रकरणों के ऊपर उन्होंने बात कर रहे हैं, 3 प्रकरण हैं। तो हमने 4 देखा, 6 देखा, फिर 3 देखा। फिर आगे देखिए आधुनिक काल, फिर 1900 से 1980, यानी कि जब तक ये लिख रहे थे तब तक। सामान्य परिचय में गद्य का प्रकरण 1 सामान्य परिचय गद्य का विकास। ठीक, फिर आगे देखिए प्रकरण 2 गद्य साहित्य का आविर्भाव, तो विकास और फिर आविर्भाव। फिर एक नया अध्याय बना आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन। तो उसमें देखिए प्रकरण 1 गद्य का प्रवर्तन सामान्य परिचय, प्रकरण 1 गद्य का प्रवर्तन सामान्य परिचय, प्रकरण 2 गद्य का प्रवर्तन प्रथम उत्थान। ठीक, अभी ये भी बड़ा ध्यान देने वाली है कि गद्य का प्रवर्तन प्रथम उत्थान किस प्रकरण में कहा गया, तो आप ऑप्शन लगाएंगे प्रकरण 2 में। ठीक, फिर आप क्या कहेंगे, फिर ये है कि प्रकरण 3 गद्य साहित्य का प्रचार द्वितीय उत्थान, संवत 1950 से 1975। अब इसमें क्या है कि गद्य साहित्य के, ये तो ऊपर वाला है गद्य साहित्य का प्रसार। ठीक, अब इसमें ये देखने वाला तथ्य है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन में प्रकरण 1 गद्य का प्रवर्तन सामान्य परिचय, प्रकरण 2 गद्य का प्रवर्तन, फिर प्रकरण 3 गद्य साहित्य का प्रसार, फिर प्रकरण 4 गद्य साहित्य का प्रचार और गद्य साहित्य की वर्तमान गति। फिर द्वितीय उत्थान में ये हो गया। फिर तृतीय उत्थान सामान्य परिचय। तो गद्य, अब एक प्रश्न ये बना कि जो गद्य साहित्य है उस गद्य साहित्य को कुल कितने उत्थानों में बांटा गया, तो 3 उत्थानों में। ठीक, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। फिर आधुनिक काल काव्यखंड, फिर प्रकरण 1 काव्यखंड पुरानी धारा, फिर प्रकरण 2 काव्यखंड नई धारा, तो नई धारा पुरानी धारा, फिर प्रथम उत्थान काव्यखंड नई धारा, द्वितीय उत्थान काव्यखंड नई धारा, तृतीय उत्थान संवत 1975 से। तो हालांकि ये जो आखिरी वाला है वो तो इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं। शुरुआत की आपको ध्यान रखना है कि आदिकाल के 4 प्रकरण, भक्तिकाल के 6 प्रकरण और रीतिकाल के 3 प्रकरण, ये सारे चीज़ें देखनी है। और एक चीज़ और ये याद रखनी है कि उन्होंने किस में बांटा, उत्थानों में, प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान, तृतीय उत्थान। ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। फिर आप देखिए ये जो आदिकाल प्रकरण 1 सामान्य परिचय से पहले की जो चीज़ है वो क्या है, वो ये है कि अपना उसको लिख रहे हैं कि काल विभाग, हमने इसको बांटा कैसे कैसे, और इसी में अपना वो महत्वपूर्ण कथन कहते हैं कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को रखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक, धार्मिक परिस्थिति के अनुसार। अब इसमें एक अगर हार्ड प्रश्न बनना चाहे तो ये बन सकता है कि जनता की चित्तवृत्ति किसके अनुसार परिवर्तित हो सकती है, तो आपको ऑप्शन में दे दिया राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक और चौथा के लिए आर्थिक दे दिया। ठीक है ना। तो आप आर्थिक वाला आप टिक मार देंगे, भाई 4 में से 3 मिले, या सामाजिक, सांप्रदायिक, धार्मिक दे दिया और सांस्कृतिक दे दिया, तो आप सांस्कृतिक वाले को टिक मार देंगे।
तो ये इतना जो है इसको आप लोगों को रट लेना है। जैसे मैंने बताया ना 12 वो ग्रंथ हैं वो रट लेने हैं, उसके बाद दूसरा रटना है वो ये वाली परिभाषा पूरी ज़बान पे आपको याद होनी चाहिए। जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता है। आज से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक, धार्मिक परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। फिर क्या कह रहे हैं कि अतः कारण स्वरूप इन परिस्थितियों का किंचित दिग्दर्शन भी समय के साथ ही साथ आवश्यक होता है। इस दृष्टि से हिंदी साहित्य का विवेचन करने में यह बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि किसी विशेष समय में लोगों की रुचि का संचार और पोषण किधर से और किस प्रकार से हुआ। हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 कालों में विभाजित करते हैं। 4 कालों में बांटा। आदिकाल जो है वीर गाथा काल संवत 150 से 1375, पूर्व मध्यकाल भक्तिकाल संवत 1375 से 1900, उत्तर मध्यकाल रीतिकाल संवत 1700 से 1900, आधुनिकाल गद्यकाल 1900 से 1984 तक। यद्यपि इन काल की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार उनका नामकरण किया गया है, पर यह न समझना चाहिए कि किसी विशेष काल में और प्रकार की रचनाएं नहीं मिली। तो कह रहे हैं कि इन विशेष प्रवृत्ति के अनुसार ही हमने इसका नामकरण किया गया, लेकिन यह नहीं समझना चाहिए कि किसी विशेष काल में और प्रकार की रचनाएं नहीं होती थी। जैसे अगर हम वीर गाथा काल से ये समझे कि केवल वीर गाथा काल की ही रचनाएं होती थी, वहाँ श्रृंगार काव्य नहीं मिलता था, या भक्ति काल में केवल भक्ति की बातें होती थी, अन्य लोक मनोरंजन पूर्ण काव्य या वीर काव्य नहीं लिखा गया, तो ये नहीं समझना चाहिए। लिखा गया लेकिन अल्प मात्रा में। जैसे भक्ति काल या रीत काल को आगे लिख भी रहे हैं, जैसे भक्ति काल या रीत काल को लें तो उसमें वीर रस के अनेक काव्य मिलेंगे, जिसमें वीर राजाओं की प्रशंसा उसी ढंग से होगी जिस प्रकार वीर गाथात्मक काल में हुई थी। अतः प्रत्येक काल का वर्णन इस प्रणाली पर किया जाएगा कि पहले तो उक्त काल की विशेष प्रवृत्ति सूचक उन रचनाओं का वर्णन होगा जो उस काल के लक्षण के अंतर्गत होंगी, पीछे संक्षेप में उनके अतिरिक्त और प्रकार की धन देने की रचनाएं होंगी। तो कह रहे हैं कि हम प्रकरणों का अध्ययन किस प्रकार से करेंगे। पहले उस काल की प्रसिद्ध रचनाओं के बारे में हम बताएंगे और फिर बाद में फुटकर रचनाओं के बारे में हम लिखेंगे। तो ये था हिंदी साहित्य के इतिहास की आचार्य रामचंद्र शुक्ल की भूमिका, और इस भूमिका से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बना उसको हम लोगों ने इस वीडियो में देखा।